नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया आंध्र प्रदेश का दौरा, मंदिरों में किए दर्शन पूजन। कुरनूल में 13,430 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की शुरुआत। कहा, पिछले 16 महीनों में आंध्र प्रदेश में विकास की गाड़ी तेज गति से दौड़ रही। बिहार के चुनावी संग्राम में नामांकन का जोर, डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी और जेजेडी के तेज प्रताप समेत तमाम लोगों ने भरा पर्चा। पहले चरण के नामांकन में केवल एक दिन बाकी। कांग्रेस ने 48 प्रत्याशियों की पहली सूची की जारी। वीआईपी के मुकेश सहनी नाराज। जोर पकड़ने लगा बिहार में प्रचार। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय मंत्रियों ने की रैलियां। महागठबंधन पर बोला हमला। बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। पीएम मोदी समेत 40 नेताओं के नाम शामिल। नक्सल मुक्त भारत की दिशा में बड़ी सफलता। छत्तीसगढ़ में 170 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। पिछले 2 दिनों में 258 नक्सलियों का सरेंडर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की सराहना। कहा, कभी नक्सल का गढ़ रहे अबूझमाड़ और उत्तर बस्तर पूरी तरह नक्सल मुक्त। रूस से तेल खरीद के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे पर भारत का रुख सख्त। कहा, राष्ट्रहित सर्वोच्च प्राथमिकता। विदेश मंत्रालय ने कहा, पीएम मोदी और ट्रंप के बीच इस बारे में बातचीत की कोई जानकारी नहीं। शुक्रवार को व्हाइट हाउस में ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात से पहले यूक्रेन मुद्दे पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच टेलीफोन पर लंबी बातचीत। व्हाइट हाउस ने कहा, बातचीत रही सकारात्मक। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश के दौरे पर थे। पीएम के दौरे में विरासत और विकास दोनों पर फोकस नजर आया। पीएम मोदी के दौरे की शुरुआत श्री भ्रामरांबा मल्लिकार्जुन स्वामी वर्ला देवस्थानम में पूजा अर्चना से हुई तो आंध्र प्रदेश को प्रधानमंत्री ने 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास सौगातें दी हैं। पीएम मोदी ने शिवाजी स्फूर्ति केंद्र का भी दौरा किया तो आंध्र प्रदेश में बनने वाले गूगल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब को लेकर भी राज्य के लोगों को बधाई दी। पीएम मोदी ने एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया तो उनके साथ राज्य के सीएम चंद्रबाबू नायडू और मंत्री पवन कल्याण भी मौजूद रहे। द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्रम के पाठ में आता है, सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम। यानी द्वादश ज्योतिर्लिंगों में प्रथम भगवान सोमनाथ और द्वितीय भगवान मल्लिकार्जुन का नाम एक साथ आता है। मेरा सौभाग्य है कि मेरा जन्म दादा सोमनाथ की धरती गुजरात में हुआ। बाबा विश्वनाथ की धरती काशी की सेवा का अवसर मिला और आज श्रीशैलम का आशीर्वाद मिल रहा है। श्री भ्रामरांबा मल्लिकार्जुन स्वामी वर्ला देवस्थानम के आशीर्वाद से आंध्र प्रदेश के दौरे की शुरुआत करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिवाजी स्फूर्ति केंद्र का भी दौरा किया। उन्होंने एक ओर जहां विरासत से साक्षात्कार किया तो वहीं विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण भी किया। करीब 13,430 करोड़ रुपए की लागत वाली ये परियोजनाएं उद्योग, विद्युत पारेषण, सड़क, रेलवे, रक्षा विनिर्माण, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे प्रमुख क्षेत्रों से जुड़ी हैं। आज यहां बिजली के क्षेत्र में अराउंड 3,000 करोड़ रुपीस का
ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। इससे देश की एनर्जी कैपेसिटी और बढ़ेगी। तेज विकास के बीच हमें पुरानी स्थितियों को भी भूलना नहीं है। 11 साल पहले जब केंद्र में कांग्रेस सरकार थी, तब प्रति व्यक्ति इलेक्ट्रिसिटी की खपत औसतन 1000 यूनिट से भी कम थी। तब देश को ब्लैकआउट जैसी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता था। आज क्लीन एनर्जी से लेकर देश के टोटल एनर्जी प्रोडक्शन तक भारत हर क्षेत्र में नए रिकॉर्ड बना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि तकनीक के मामले में आंध्र प्रदेश और इसके युवा हमेशा आगे रहते हैं। उन्होंने कहा कि गूगल भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब आंध्र प्रदेश में स्थापित कर रहा है। गूगल यहां हमारे आंध्र प्रदेश में भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब बनाने जा रही है। और कल जब मैं गूगल के सीईओ से बात कर रहा था, उन्होंने मुझे कहा कि अमेरिका के बाहर दुनिया के कई देशों में हमारा निवेश है, लेकिन सबसे ज्यादा निवेश अब हम आंध्र में करने जा रहे हैं। इस नए एआई हब में पावरफुल एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेंटर कैपेसिटी, लार्ज स्केल एनर्जी सोर्सेज और एक्सपांडेड फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार के बल पर राज्य अभूतपूर्व विकास कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि 2047 तक जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरा करेगा, तब तक वास्तव में भारत एक विकसित राष्ट्र होगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि मैंने बहुत सारे नेताओं के साथ काम किया, लेकिन उनमें पीएम मोदी सबसे अलग हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी राष्ट्र के लिए समर्पित है और उनके ही नेतृत्व में भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। Modi ji is a unique leader serving the nation with utmost dedication. I don't have any doubt, 21st century belongs to Modi ji. He is the right leader, right place, in right time. Country is very fortunate to have leader like Narendra Modi ji. We are very happy about it. I have worked with many prime ministers, but I have never seen a leader like Narendra Modi ji. He is working continuously without rest or break. Modi ji has brought many game-changing reforms. As a result, today, India is globally respected. India is strong and India is progressive. By 2047, 100 years of Independence Day, India shall emerge as the #1 superpower in the world. That is only possible through Narendra Modi ji. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आंध्र प्रदेश दौरे पर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा, बिहार में पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए की प्रचंड जीत होगी। हम सब श्रीशैलम ब्रह्मरांबा मल्लिकार्जुन स्वामी से प्रार्थना करते हैं कि वे मोदी जी को देश की निरंतर प्रगति करने की शक्ति दे और हमारा विकसित भारत का सपना पूरा करे। हमें पूरा विश्वास है कि बिहार में
एनडीए की जीत होगी और मोदी की विजय यात्रा इसी तरह आगे बढ़ती रहेगी। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होगा, जिसके नामांकन का कल आखिरी दिन है। आज भी एनडीए के घोषित उम्मीदवारों ने गाजे बाजे के साथ नामांकन किया। बीजेपी और जेडीयू के कई दिग्गजों ने आज अपना पर्चा भरा, जिसने नामांकन में कई राज्यों के सीएम समेत तमाम केंद्रीय मंत्री इस नामांकनों में मौजूद रहे। उधर महागठबंधन में भले ही सीटों का बंटवारा ना हुआ हो, लेकिन सहयोगी दलों के कई प्रत्याशी अपना अपना पर्चा भर रहे हैं। इस बीच बिहार के दूसरे चरण के लिए भी नामांकन का काम जारी है। बिहार में नामांकन का जोर, सड़कों पर समर्थकों का शोर, हर कोई कर जीत का गुणाभाग, जनता का क्या होगा राग। बिहार के सियासी संग्राम में दोनों गठबंधन भले ही अब तक सीट बंटवारे और सीटों पर फैसला न ले पाए हों, लेकिन इन सब के बीच नामांकन का काम तेज हो गया है। तमाम दिग्गज नेता अपने अपने पर्चे भरने के लिए पहुंच रहे हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को तारापुर विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल किया। सम्राट चौधरी ने नामांकन से पहले रत्नेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। पूजा करने के बाद वो भारी संख्या में समर्थकों के साथ नामांकन करने के लिए निकले। सम्राट चौधरी ने कहा कि भगवान के आशीर्वाद के साथ हमें जनता का आशीर्वाद चाहिए, जो बिहार में एनडीए की नई सरकार बनाएगी। भगवान के आशीर्वाद के साथ जनता का आशीर्वाद चाहिए, जो बिहार में नई सरकार एनडीए की बनाएगा। बिहार सरकार के मंत्री नितिन नबीन ने बांकीपुर विधानसभा से अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन से पहले नबीन ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर के साथ भाजपा नेता नवीन किशोर प्रसाद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद एक साथ जाकर नामांकन किया। पिताजी के आशीर्वाद लिया है, जिनकी कर्मभूमि में इतना दिन काम किए हैं, उन्हीं के कर्मभूमि से फिर से आशीर्वाद उनका लेकर फिर से बांकीपुर की सेवा करने का संकल्प लिया। नवीन किशोर सिंह जी की प्रतिमा में माल्यार्पण किए हैं, पुष्पांजलि अर्पित किए हैं, उनसे आशीर्वाद लिए हैं। आदरणीय नितिन नवीन जी भारी मतों से बांकीपुर विधानसभा से जीतेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने पटना के दानापुर से अपना पर्चा भरा। उनके साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी थे। रामकृपाल यादव के खिलाफ आरजेडी ने एक बार फिर बाहुबली रीतलाल यादव को मैदान में उतारा है। रामकृपाल यादव ने भरोसा जताया कि दानापुर के लोग फिर से उनका समर्थन करेंगे। दानापुर की जनता हमेशा हमको साथ दी है, हमारे पार्टी को साथ दी है, हमारे नेतृत्व को साथ दी है और मुझे पूरा भरोसा है कि पुनः भी आशीर्वाद इस बार दानापुर की जनता मुझे देगी। वहीं छातापुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी नीरज बबलू ने अपना नामांकन दाखिल किया। कोमरार सीट से बीजेपी के संजय गुप्ता ने पर्चा भरा। उनके साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव मौजूद थे। महागठबंधन के प्रत्याशियों के नामांकन में पहुंचे बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह ने दावा किया कि अगर महागठबंधन की सरकार आई तो बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी होंगे। महागठबंधन बहुत मजबूत है। आप ये देख लें कि उनके पास कोई एनडीए का जो गठबंधन है, उनको लड़ने के लिए लोग आदमी नहीं मिल रहे हैं। उधर जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने महुआ विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल किया। तेज प्रताप यादव ने कहा कि वो माता पिता के आशीर्वाद के साथ चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। तेज प्रताप ने कहा कि उनके साथ भी माता पिता का आशीर्वाद है और इसलिए उनके सामने विपक्षी दल का कौन सा उम्मीदवार है और क्या चुनौती है, ये मायने नहीं रखता। कि नॉमिनेशन करना था तो हम अपनी दादी को ही लेकर के आ गए अपने साथ। सदैव अमर हैं, सब लोग के हमारे दिल में है। समर्थन तो लोग जो काम करेगा वही महुआ वासियों के दिल में रहेगा। इससे पहले बुधवार को तेज प्रताप के छोटे भाई और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल किया था। इस दौरान उनके साथ राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनकी बहन मीसा भारती मौजूद थीं। पटना से कुमार आलोक और मधुरेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बिहार में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि आखिर महागठबंधन में सीट बंटवारा क्यों नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस, आरजेडी सहित तमाम सहयोगी दलों की लंबी बैठकों का दौर जारी है। इस बीच कांग्रेस ने 48 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। इधर एनडीए के नेताओं ने नामांकन और रैलियां भी शुरू कर दी हैं, जिसके बाद आरोप प्रत्यारोप का नया दौर चालू हो गया है।
महागठबंधन में सीट बंटवारे पर पेच अभी भी फंसा हुआ है। बीजेपी सहित एनडीए के सहयोगी दलों ने जोरदार प्रचार भी शुरू कर दिया है, जिसके लिए कई केंद्रीय मंत्रियों से लेकर एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी बिहार में पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दानापुर और सहरसा में चुनावी रैलियां की तो महागठबंधन को निशाने पर लिया। तमाम केंद्रीय मंत्रियों ने भी बिहार के अलग अलग इलाकों में एनडीए प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया तो महागठबंधन में सीट बंटवारे पर मचे सर फुटअव्वल पर सवाल खड़े किए। तीर्थ यात्रा में विदेश जाएंगे, एयरपोर्ट पर चेहरा दिखाएंगे, अपना वहां पर पासपोर्ट दिखा करके अपनी फोटो भी दिखाएंगे, लेकिन बिहार में वोटिंग होगी तो कहेंगे कि नहीं, बुर्का को छेड़ो मत, चेहरा दिखाओ मत, फर्जी वोट डलवाने दो, जिससे बिहार के गरीबों के हकों पर फिर से डकैती डाली जा सके। कांग्रेस और आरजेडी आज ये साजिश कर रही है। मैं पूरे विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए का गठबंधन इस बार प्रचंड बहुमत से विजयी होकर के एक बार फिर बिहार की जनता का आशीर्वाद प्राप्त करेगा। जेडीयू ने प्रत्याशियों की एक और सूची जारी कर दी है। उसके बाद जेडीयू के सभी 101 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो गया है, तो वहीं बीजेपी ने भी अपने सभी 101 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। एनडीए नेताओं ने महागठबंधन में टिकट बेचने का आरोप लगाया है, तो महागठबंधन के नेता जल्द ही सीट बंटवारे की बात कह रहे हैं। कई बार जरूर होता है कि सबको अपनी अपनी बात रखने का लिए समय चाहिए होता है, तो चर्चा में समय लगता है। निश्चिंत रहिए, हमारे गठबंधन में कोई दिक्कत नहीं है, सब मिलकर हम चुनाव लड़ रहे हैं। कहीं कोई परेशानी नहीं है, महागठबंधन इंटैक्ट है और महागठबंधन के 243 सीटों पर उम्मीदवार होंगे। मुकेश सहनी जी के साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि मुकेश सहनी जी का जो सम्मान एनडीए में था और आज जिस तरह से उनको डगरा का बैगन बना करके फेंकने का प्रयास किया जा रहा है, मुकेश सहनी का भी अपना एक सम्मान है। कांग्रेस और राजग अगर मुकेश सहनी का इस तरह का अगर अपमान करेगी तो हमें लगता है कि मुकेश सहनी जी को भी कहीं न कहीं ठेस पहुंचा है। महागठबंधन ने सीटों का ऐलान भी नहीं किया है और ऐसी स्थिति में स्वतंत्र रूप से आप दलीय उम्मीदवार के रूप में अपने नामांकन दाखिल कर दिया, तो यह बताता है कि माँ पिता को अभी भी भरोसा नहीं है अपने पुत्र पर। राजनीतिक ललबबुआ इनको अभी भी माना जा रहा है। महागठबंधन में सीट बंटवारे पर स्थिति स्पष्ट नहीं होने के चलते सहयोगी दलों के कार्यकर्ताओं का धैर्य जवाब देने लगा है। पटना एयरपोर्ट पर गुरुवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं के 2 गुटों में जमकर झड़प हुई, तो कई कार्यकर्ताओं ने टिकट बेचने का आरोप लगाया। तो इस घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई की बात कही है। जो 30 साल से हम लोग काम किए हैं, वहाँ पैसा लेकर के जब कृष्णा बल्लावारू को स्क्रीनिंग कमेटी नहीं बनानी चाहिए थी, यहाँ पर योजना बना करके जमीनी तौर पर टिकट नहीं दिया गया है। घटनाओं को पुनरावृत्ति न हो, उसको रोकने के लिए यहाँ पे विभिन्न हम लोग तैयारियां कर रहे हैं और जिस तरह से कल किया गया था वो अशोभनीय है और उसी को रोकने के लिए सारी तैयारियां की जा रही हैं। आप लोगों से भी अपील है कि डिसिप्लिन में रहें और नियमों का पालन करें। बिहार में सियासी घमासान के बीच एनडीए ने सीट बंटवारे, टिकट वितरण और चुनाव प्रचार के मोर्चे पर फिलहाल महागठबंधन पर बढ़त बना ली है। उधर महागठबंधन में मचे घमासान के बीच दलों के आपसी सहयोगी को लेकर खबरें भी सुर्खियां बन रही हैं और सीट बंटवारे पर हो रही देरी बिहार की जनता के मन में भी सवाल खड़े कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार विधानसभा के आगामी आम चुनाव के लिए अपने शीर्ष नेताओं सहित 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है, जो राज्य भर में पार्टी उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे। इस सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नाम सबसे ऊपर है। इनके अलावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, धर्मेंद्र प्रधान, गिरिराज सिंह, स्मृति ईरानी, योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस और असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा भी प्रमुख स्टार प्रचारकों में शामिल हैं। भाजपा की सूची में बिहार के कई वरिष्ठ और स्थानीय नेता भी हैं, जिनमें उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, संजय जायसवाल, नित्यानंद राय, राधा मोहन सिंह, रेणु देवी, रविशंकर प्रसाद, राजीव प्रताप रूडी, अश्विनी चौबे, सत्येंद्र दुबे, बाबूलाल मरांडी और गोपाल जी ठाकुर जैसे नेता शामिल हैं। दिलचस्प बात यह है कि भाजपा ने इस बार भोजपुरी फिल्म जगत से जुड़े लोकप्रिय चेहरों मनोज तिवारी,
रवि किशन और दिनेश लाल यादव निरहुआ को भी प्रचार सूची में जगह दी है। ये सूची 16 अक्टूबर को जारी की गई है। ये सभी नेता आने वाले हफ्तों में बिहार के विभिन्न जिलों में जनसभाएं, रोड शो और संवाद कार्यक्रम करेंगे, जिससे चुनावी माहौल को गति दी जा सके। भाजपा का लक्ष्य विकास, सुशासन, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर मतदाताओं को आकर्षित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के स्थापना दिवस के अवसर पर एनएसजी कर्मियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के स्थापना दिवस के अवसर पर मैं सभी एनएसजी कर्मियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस बल ने अपनी अद्वितीय वीरता और समर्पण के लिए अपनी पहचान बनाई है। एनएसजी ने देश को आतंकवाद के खतरे से बचाने, हमारे नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संपत्तियों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल शुक्रवार को अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह सुबह 11:30 बजे गांधीनगर के महात्मा मंदिर में होगा। राज्यपाल आचार्य देवव्रत समारोह के दौरान विधायकों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण से पहले मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में हुई बैठक में राज्य मंत्रिपरिषद के सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। मुख्यमंत्री निवास पर हुई बैठक में शामिल पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि सभी मंत्रियों ने स्वेच्छा से अपने अपने त्यागपत्र मुख्यमंत्री को सौंप दिए हैं। देश 31 मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त होने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। नक्सली लगातार आत्मसमर्पण कर रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ में 170 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आज छत्तीसगढ़ में 170 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। बुधवार को राज्य में 27 नक्सलियों ने हथियार डाल दिए थे। वहीं महाराष्ट्र में भी बुधवार को 61 नक्सली मुख्यधारा में लौट आए। गृह मंत्री ने लिखा कि पिछले 2 दिनों में कुल मिलाकर 258 युद्ध प्रशिक्षित वामपंथी उग्रवादियों ने हिंसा का त्याग किया है। अमित शाह ने भारत के संविधान में विश्वास रखते हुए हिंसा का त्याग करके आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों की सराहना की है। केंद्रीय गृह मंत्री ने नक्सलियों से नक्सलवाद के रास्ते को छोड़कर हथियार डालने और मुख्यधारा में शामिल होने की अपील की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी नीति स्पष्ट है, जो लोग आत्मसमर्पण करना चाहते हैं उनका स्वागत है और जो लोग बंदूक चलाना जारी रखेंगे उन्हें हमारी सुरक्षा बलों के प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ और उत्तर बस्तर, जो कभी नक्सल के गढ़ माने जाते थे, वो अब पूरी तरह नक्सल मुक्त घोषित किए जा चुके हैं। जनवरी 2024 में छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार के गठन के बाद से अब तक 2100 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है और 1785 को गिरफ्तार किया गया है। वहीं 477 नक्सली मारे गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत एक मजबूत राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ रहा है, जो कानून के शासन और सुरक्षित सीमाओं को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सीबीआई के एक कार्यक्रम में बोलते हुए अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने की जरूरत पर भी जोर दिया, ताकि फरार अपराधियों को न्याय के दायरे में लाया जा सके। गृह मंत्री ने स्पष्ट किया कि कोई भी अपराधी भले ही कहीं छिपकर बैठा हो, लेकिन भारतीय कानून के शिकंजे से नहीं बच सकता। दिल्ली में सीबीआई द्वारा आयोजित फरार अपराधियों के प्रत्यर्पण, चुनौतियां और रणनीतियां विषय पर हुए सम्मेलन में बोलते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत एक मजबूत राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ रहा है, जो कानून के शासन और सुरक्षित सीमाओं को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। अपराधी की चाल कितनी भी तेज हो, न्याय की पहुंच उससे भी ज्यादा गतिवान होनी चाहिए। और मुझे ये कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत भारत सीमाओं की सुरक्षा के साथ साथ रूल ऑफ लॉ की मजबूती सुनिश्चित करने के लिए आगे बढ़ रहा है। इस अवसर पर सीबीआई के अधिकारियों को भी सम्मानित किया गया, जिन्होंने अपनी सेवा काम में बेहतर प्रदर्शन किया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन के जरिए हम वैश्विक स्तर पर संचालन, मजबूत समन्वय और स्मार्ट कूटनीति को एक साथ लाने का प्रयास कर सकते हैं। गृह मंत्री ने इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने की जरूरत पर भी जोर दिया, ताकि फरार अपराधियों को न्याय के दायरे में लाया जा सके।
भगोड़े चाहे आर्थिक अपराधी हो, चाहे साइबर अपराधी हो, चाहे आतंकवाद में लिप्त हो, चाहे संगठित अपराधी नेटवर्क का हिस्सा हो, हरेक के लिए रूथलेस अप्रोच के साथ समयबद्ध तरीके से भारतीय न्याय व्यवस्था के सामने खड़ा करने की व्यवस्था हमने यहाँ पर सुनिश्चित करनी चाहिए। इसका समय आ गया है। जनवरी 2025 में भारत पोर्टल की शुरुआत हुई, तब से लेकर अब तक प्रत्यर्पण करने वाले भगोड़ों की संख्या में तेजी आई है। 2023 में 29 अपराधियों का प्रत्यर्पण किया गया, वहीं 2025 में सिर्फ 9 महीने के अंदर ये संख्या 35 हो चुकी है। हमने सीबीआई के सहयोग से हर राज्य ने एक यूनिट अपने यहाँ खड़ा करना पड़ेगा, जो राज्य में अपराध कर भागे हुए भगोड़ों को वापिस लेने की एक तंत्र की संरचना करें। होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच से हमने इसको गति भी देनी पड़ेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत पोल और 3 नए कानूनों में ट्रायल इन एब्सेंशिया का जो प्रावधान है, उसके माध्यम से कोई भी भगोड़ा कहीं भी हो, उसे अदालत के सामने उपस्थित कराने में हमारा कानून सक्षम होगा। भारत में भ्रष्टाचार, अपराध और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस तो जरूरी है, लेकिन भारत की सरहदों के बाहर बैठकर अपराध के काम में लिप्त हैं, उन पर भी जीरो टॉलरेंस की नीति बेहद जरूरी है। नीरज सिंह, डीडी न्यूज। भारत द्वारा रूस से तेल खरीद पर अमेरिकी राष्ट्रपति के दावे को भारत ने खारिज किया है। भारत ने अपनी ऊर्जा जरूरतों और उपभोक्ताओं के हित को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्र रूप से फैसला लेने की बात कही है। इससे पहले भी भारत अपनी ऊर्जा नीति पर फैसला लेने की अपनी स्वतंत्र पॉलिसी का जिक्र कर चुका है। विदेश मंत्रालय की पत्रकार वार्ता में कई मुद्दों पर भारत के रुख को स्पष्ट किया गया। तेल खरीद के मसले पर अमेरिका के भारत के दावे पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और राष्ट्रहित को सर्वोपरि बताया है। विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी के बीच रूसी तेल की खरीद के संबंध में फोन पर बातचीत की जानकारी से इनकार किया है। जहां तक टेलीफोन की बात है तो उसमें मैं ये कह सकता हूं कि मेरी जानकारी के हिसाब से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई। इससे पहले विदेश मंत्रालय ने भारत के ऊर्जा स्रोतों के संबंध में एक बयान जारी किया और कहा कि अस्थिर ऊर्जा परिदृश्य में भारतीय उपभोक्ताओं के हितों को प्राथमिकता दी जाएगी। मंत्रालय के मुताबिक भारत तेल और गैस का एक प्रमुख आयातक है और भारतीय उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना भारत की प्राथमिकता है। भारत की आयात नीति इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर बनाई गई है। साथ ही कहा कि देश की ऊर्जा नीति का उद्देश्य स्थिर ऊर्जा मूल्य और सुरक्षित आपूर्ति सुनिश्चित करना है। इसके लिए भारत ऊर्जा स्रोतों का व्यापक आधार विकसित करने और बाजार की स्थितियों के अनुरूप नीतियों को अपनाने पर जोर दे रहा है। भारत कई वर्षों से अपनी ऊर्जा खरीद का विस्तार करने के लिए निरंतर प्रयासरत है और पिछले दशक में इस दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस बीच अमेरिकी प्रशासन ने भी भारत के साथ ऊर्जा सहयोग को गहरा करने में रुचि दिखाई है। दोनों देशों के बीच ऊर्जा सहयोग को और मजबूत करने पर बातचीत जारी है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संघर्ष पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत स्थिति पर कड़ी नजर रख रहा है। उन्होंने कहा कि 3 बातें स्पष्ट हैं। पहला, पाकिस्तान आतंकवादी संगठनों को पनाह देता है और आतंकवादी गतिविधियों को प्रायोजित करता है। दूसरी, अपनी आंतरिक विफलताओं के लिए अपने पड़ोसियों को दोष देना पाकिस्तान की पुरानी आदत है। और तीसरी, पाकिस्तान अफगानिस्तान द्वारा अपने क्षेत्रों पर संप्रभुता का प्रयोग करने से नाराज है। भारत अफगानिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हम स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। 3 बातें स्पष्ट हैं। पहली, पाकिस्तान आतंकवादी संगठनों को पनाह देता है और आतंकवादी गतिविधियों को प्रायोजित यानी कि स्पॉन्सर करता है। दूसरी, अपनी आंतरिक विफलता के लिए अपने पड़ोसियों को दोषी देना पाकिस्तान की पुरानी आदत है। और तीसरी, पाकिस्तान अफगानिस्तान द्वारा अपने क्षेत्रों पर संप्रभुता का प्रयोग करने से क्रुद्ध है। भारत अफगानिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। भारतीय कंपनी नायरा एनर्जी पर ब्रिटेन के प्रतिबंधों पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत किसी भी एक तरफा प्रतिबंध का समर्थन नहीं करता है।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत इस बात पर जोर देना चाहेगा कि दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए, खासकर जब ऊर्जा व्यापार की बात हो। जेसिका तनेजा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देल्ती के साथ बैठक की तस्वीर साझा की। जेपी नड्डा ने लिखा कि हमने उर्वरक, औषधि, रसायन और पेट्रोकेमिकल्स में सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा की, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच औद्योगिक और आर्थिक संबंधों को गहरा करना है। दोनों पक्षों ने साझा विकास, नवाचार और आत्मनिर्भरता के लिए दक्षिण सहयोग को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई, जिससे भारत मिस्र साझेदारी को और मजबूत बनाने का मार्ग प्रशस्त होगा। केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जयपुर के सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र में आयोजित आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शामिल हुए। सम्मेलन में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के क्रियान्वयन, वोकल फॉर लोकल, हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी पर चर्चा हुई। 2004 में भारत को अगर आर्थिक शक्ति की गिनती में तोला जाए, 2004 में था 10वें स्थान पे। 2014 में देश ने अंगड़ाई ली, नेतृत्व बदला, एक सशक्त नेतृत्व दिया, एक विजनरी नेतृत्व दिया, परिस्थितियां बदली और जिस देश ने हमको 200-250 वर्ष गुलाम रखा था, उसको पीछे छोड़ के 5वें स्थान पे पहुंचे। लेकिन वहां पे रुकना नहीं है। इस वर्ष हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। भारत के विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने युगांडा के कंपाला में आयोजित गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 19वें मध्यावधि मंत्री स्तरीय सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान भारत की ओर से इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि वर्तमान भू राजनीतिक परिदृश्य में जब दुनिया अस्थिरता के दौर से गुजर रही है, तब नाम की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन, ऋण संकट, लचीली आपूर्ति श्रृंखला, तकनीकी विभाजन, व्यापार, टैरिफ और आतंकवाद जैसी चुनौतियों ने विश्व और वैश्विक स्थिति को अत्यधिक अस्थिर बना दिया है। विदेश राज्य मंत्री ने ग्लोबल साउथ के विकास की निष्पक्ष पैरवी की है। साथ ही तकनीकी सहयोग, संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में सुधार और आतंकवाद के विरुद्ध एकजुट प्रयासों की आवश्यकता पर भी जोर दिया। विदेश राज्य मंत्री ने अप्रैल 2025 में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले का भी जिक्र अपने भाषण में किया। आतंकी हमले का जिक्र करते हुए उन्होंने बिना नाम लिए पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि जब कुछ देश आतंकवाद को राज्य नीति का रूप देते हैं या उसे जायज ठहराते हैं, तो ये वैश्विक शांति के लिए गंभीर खतरा बन जाता है। पाकिस्तान ने जिस तरह संयुक्त राष्ट्र में टीआरएफ का समर्थन किया, उसका जिक्र भी कीर्तिवर्धन सिंह ने अपने भाषण में किया और खेद जताते हुए कहा कि जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पहलगाम आतंकी हमले पर विचार विमर्श किया, तो एक सदस्य देश ने अपराधी द रेजिस्टेंस फ्रंट का बचाव करने का निर्णय लिया। यहां तक कि उनसे संबंधित किसी भी सार्वजनिक संदर्भ को हटाने की मांग भी की। भारत ने नाम देशों से आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का आह्वान किया और कहा कि भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन के मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध है और सभी साझेदारों के साथ मिलकर वैश्विक समृद्धि की दिशा में निरंतर कार्य करता रहेगा। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में भारत केंद्रीय एशिया सुरक्षा परिषद सचिवों और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की तीसरी बैठक हुई। इस बैठक में एनएसए अजीत डोभाल ने हिस्सा लिया, जिसमें कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य और उज्बेकिस्तान के प्रतिनिधि भी शामिल हुए, जबकि ताजिकिस्तान का प्रतिनिधित्व उप सचिव ने किया। बैठक में आतंकवाद, उग्रवाद, चरमपंथ और नशीली दवाओं की तस्करी से निपटने पर सहयोग बढ़ाने की सहमति बनी। अफगानिस्तान में स्थिरता और सुरक्षा को पूरे क्षेत्र के लिए अहम बताया गया। भारत और मध्य एशिया के बीच कनेक्टिविटी, आर्थिक सहयोग और नई प्रौद्योगिकियों में साझेदारी पर भी जोर दिया गया। एनएसए अजीत डोभाल ने किर्गिज गणराज्य के राष्ट्रपति सादिर जापारोव और अन्य देशों के सुरक्षा परिषद सचिवों से भी मुलाकात की।
उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में चोर समझकर भीड़ द्वारा पीट कर हत्या कर दिए गए दलित हरिओम वाल्मीकि के परिवार के सदस्यों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। हरिओम वाल्मीकि की पत्नी संगीता वाल्मीकि अपने पिता छोटेलाल और बेटी अनन्या के साथ मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से मिली। मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरिओम वाल्मीकि के परिवार को न्याय, सुरक्षा और सशक्तिकरण का मजबूत आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सुदृढ़ कानून व्यवस्था के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होगा। पीड़ित परिवार के आंसू के हर बूंद का हिसाब लिया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संगीता वाल्मीकि को उनके कार्यस्थल पर स्थायी नौकरी दी जाएगी और सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं से परिवार को संतृप्त किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद दलित हरिओम वाल्मीकि की पत्नी संगीता वाल्मीकि ने कहा कि बाबा सिर्फ आप ही हैं जो दलितों की रक्षा कर सकते हैं। हम सरकार और पुलिस की कार्रवाई से पूरी तरह संतुष्ट हैं और न्याय मिलने का विश्वास है। हाँ, मैं कुछ नहीं चाहती, मुझे सारी मदद मिल रही है। जो लोग अभी छूटे हैं साहब, मेरे कप्तान साहब लगे हुए हैं, रात दिन एक किए हुए हैं मेरे लिए साहब, मैं बहुत संतुष्ट हूँ इसके लिए। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने हाल ही में पीएफ अकाउंट से निकासी को आसान बनाने समेत कई बड़े बदलावों का ऐलान किया। श्रम और रोजगार मंत्रालय में संयुक्त सचिव आलोक मिश्रा ने कहा कि ईपीएफओ 3.0 के तहत कर्मचारियों को बैंकों जैसी सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने कहा कि यदि कोई नियोक्ता अपने कर्मचारी के अंशदान को जमा नहीं कराएगा तो उसकी सूचना कर्मचारी को देने की व्यवस्था की गई है। ईपीएफओ 3.0 कैसा होगा? वो बिल्कुल बैंक की तरह होगा। जिस तरह से अपना अकाउंट में कब पैसा कितना आया, कितना मेरा इंटरेस्ट आया, सब कुछ देख सकते हैं। वो जो मोबाइल पर आप देख सकेंगे। दो पहलू देखने पड़ेंगे। पहली बात तो प्रोसेसेस बहुत सिंप्लीफाई होंगी जितनी अपनी बैंकिंग सिस्टम में है। यदि एम्प्लॉयर ने मेरा पैसा नहीं, अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है, मेरे पास तुरंत मैसेज आ जाए कि आपके एम्प्लॉयर से इस बार का आपका पैसा नहीं आया है। ये जो बीच में होता है, कई बार एम्प्लॉयर ने पैसा काट लिया और कई बार हम लोग सुनते हैं और पैसा कंट्रीब्यूट जमा नहीं किया जिसके कारण मेरा इंटरेस्ट भी नहीं मिला। वो सभी जो समस्याएं हैं वो सभी पूरी हो जाएंगी। और आइए अब बात करते हैं जीएसटी बचत उत्सव की। जीएसटी दरों में सुधारों का एमएसएमई सेक्टर पर सकारात्मक असर पड़ा है। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल कोयम्बटूर के उपाध्यक्ष एस नटराजन के मुताबिक संशोधित जीएसटी कर एमएसएमई अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा और आम लोगों को अधिक घरेलू सामान खरीदने में भी मदद करेगा। उन्होंने कहा कि जीएसटी दरों में सुधारों से उपभोक्ताओं की मांग बढ़ी है, जिससे एमएसएमई के लिए बिक्री और राजस्व में वृद्धि हुई है। एस नटराजन ने कहा कि विभिन्न कृषि उत्पादों पर कम दरों से किसानों और छोटे खाद्य निर्माताओं को लाभ हुआ है। When it comes to orders for MSME, this 2.0 GST reforms paved a lot of ways to get more orders from agri sector. Farm sector rates have been considerably reduced. The tractors and other spares cost very less compared to the old regime. So this paves a lot of struct in the order. Even we hear from our customers that there is a good orders coming. जीएसटी रिफॉर्म का ऑटोमोबाइल सेक्टर पर भी सकारात्मक असर देखने को मिल रहा है। गाड़ियों और उनके पार्ट्स की कीमतों में कमी आई है, जिससे बिजनेस को काफ़ी फायदा हो रहा है। कंपनियों की बिक्री में इजाफा हुआ है और बाजार में मांग तेजी से बढ़ी है। इसका सीधा लाभ आम उपभोक्ताओं को मिल रहा है, जिन्हें अब गाड़ियां पहले की तुलना में सस्ती मिल रही हैं। कस्टमर को जो गाड़ी महंगी मिल रही थी, स्पेयर पार्ट्स महंगा मिल रहा था, अभी उससे हमारे बिजनेस में बहुत सारा इफेक्ट दिख रहा है हमें, क्योंकि काफ़ी रेट गिरे हैं। और एज ए डीलर मैं कहूँ तो जो कस्टमर बाहर लोकल में स्पेयर पार्ट्स लेने या गाड़ी रिपेयर कराने जाते थे, अभी स्पेयर पार्ट्स का दाम कम हो गया तो डीलरशिप में कस्टमर प्रेफर करने लगे हैं।
रियल एस्टेट सेक्टर को जीएसटी रिफॉर्म से राहत मिली है। सरकार द्वारा किए गए टैक्स सुधारों से निर्माण लागत में कमी आई है। घर खरीदना सस्ता हो गया है। उद्योग जगत ने इसे विकास के लिए सकारात्मक कदम बताया है। विशेषज्ञों का कहना है कि सीमेंट का दाम कम होने से आम जनता को सीधे फायदा हो रहा है। जीएसटी की जो केंद्र सरकार ने पहल की है और जो रेट कट की है उससे रियल एस्टेट में और लोगों को बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि जो सबसे जीएसटी कंस्ट्रक्शन में ज़्यादा यूज़ होता है सीमेंट, उसके पे जो 28% था जीएसटी वो घटा के सरकार ने 18% कर दिया, तो उससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। दिवाली की तैयारियों के बीच बाजारों में रौनक लौट आई है। जीएसटी में हाल ही में किए गए बदलावों का असर अब साफ दिखने लगा है। कई उत्पादों पर टैक्स दरें घटने से सामान सस्ता हुआ है, जिससे खरीदारी में तेजी आई है। दुकानदारों और उपभोक्ताओं दोनों में उत्साह का माहौल है। अहमदाबाद के कारोबारी और आम लोगों ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है और इसे त्योहारी सीजन के लिए फायदेमंद बताया है। गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिया है उससे डोमेस्टिक कंज्यूमर मार्केट के अंदर बहुत बड़ा, ये दीपावली का फेस्टिवल तो ही है, परंतु डिमांड बहुत बढ़ेगी और खास करके रूरल के अंदर इसका बहुत प्रभाव पड़ेगा। ये रिफॉर्म आने के बाद में आपने देखा होगा अहमदाबाद के अंदर शॉपिंग बाजार के अंदर हलचल हो गई है, लोगों पे खुशहाली आई है, लोगों को ऐसा लग रहा है कि नहीं अब काम बैलेंस हो गया है, तो पीपल आर वेरी हैप्पी। जीएसटी रिफॉर्म से देश के कई सेक्टरों को काफ़ी फ़ायदा पहुंच रहा है। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में भी काफ़ी फ़ायदा पहुंच रहा है। होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ने बताया कि जीएसटी सुधार होटल बिजनेस के लिए फ़ायदेमंद साबित हो रहा है। साथ ही कहा कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए जीएसटी स्लैब को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है, जिससे इस क्षेत्र को बड़ी राहत मिल रही है। I want to take this opportunity to thank our Honorable Prime Minister Modi ji, our Tourism Minister Mr. Shekhawat for facilitating and putting our point across to the Finance Minister. Wish to thank her for taking the initiative of putting the right structure in terms of ensuring benefits to the mid-market hospitality business. We have restructured the slabs from 12% to 5%. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत का असर अब दिखने लगा है। सरकार द्वारा लगातार किए जा रहे प्रयासों के कारण न केवल भारत बल्कि विदेशों में भी भारतीय उत्पादों की लगातार मांग बढ़ रही है। इसी क्रम में गुजरात में बनने वाले डिस्प्ले फूड काउंटर की मांग आज एशिया से लेकर यूरोप तक हो रही है और विदेशी ब्रांडों की बराबरी की जा रही है। हमारी प्रोडक्ट है कॉमर्शियल किचन इक्विपमेंट, जो ये मिठाई बेकरी के जो आउटलेट है उसमें तो यूज़ होता है। मोदी सर ने जो बोला है वोकल टू लोकल और स्वदेशी अपनाओ, तो हमारी कंपनी उस पर बहुत बिलीव करती है। हमारी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हो तभी स्ट्रॉन्ग हो सकती है कि हमारा पैसा हमारे देश में रहे और हम साथ में बाहर अपनी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करें। तो जो हमने यूएस, कनाडा, सिंगापुर, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका सब जगह पे हमारा अभी एक्सपोर्ट भी है। यूरोपीय संघ जहां मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की तैयारी कर रहा है, वहीं भारत और पुर्तगाल भी इस अहम यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से नज़दीक आते नजर आ रहे हैं। इसी दृष्टि से नई दिल्ली में आज दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की पुनर्स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर एक विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। इस प्रदर्शनी में पुर्तगाल और इंडिया आइकनिक आर्किटेक्चर एंड सिटीज़ का उद्घाटन भारत में पुर्तगाल के राजदूत जुआओ रिबेरो दे आल्मेदा ने इंडिया हैबिटेट सेंटर में किया। प्रदर्शनी में दोनों देशों की वास्तुकला की अनमोल झलकियां देखने को मिल रही हैं। पुर्तगाल की यूनिवर्सिटी ऑफ कोइम्ब्रा और पोर्तो की ऐतिहासिक लेलो लाइब्रेरी से लेकर भारत का मुंबई का इरोज सिनेमा, गोवा का कला अकादमी और बिट्स पिलानी गोवा कैंपस की झलक देखने को मिली। इस प्रदर्शनी में चार्ल्स कोरिया, राज रेवेल, हफीज कॉन्ट्रैक्टर, राहुल मेहरोत्रा, बिमल पटेल, जिमी मिस्त्री जैसे मशहूर भारतीय आर्किटेक्ट्स और प्रिज़कर पुरस्कार विजेता आर्किटेक्ट्स अल्वारो सीजा और एडुआर्डो सूटो द मोउरा शामिल हैं।
इस अवसर पर भारत में पुर्तगाल के राजदूत जुआओ रिबेरो दे अल्मेदा से द्विपक्षीय संबंधों की भावी दिशा पर डीडी न्यूज संवाददाता अखिलेश सुमन ने खास बातचीत की। Ambassador of Portugal to India, João Ribeiro de Almeida is with me. Ambassador, how our Indians are doing in Portugal? Well, I think they feel themselves at home. At least that's what we want. They belong, and they contribute a lot to the Portuguese progress and also to their own personal well-being. So this is a very special year for our relations, because we are celebrating 50th anniversary of the reestablishment of the diplomatic relations between both countries. We had already the visit of the President of India last April to my country exactly to celebrate together, because we have a 500-year relation. Okay. I think the first contact that India had with a Western country was through the Portuguese. How do you see the cultural relationship between India and Portugal, and how it is working? It's alive and kicking, actually. Cultural bonds, again, they are historical, they are very old, but we have to project them to the future. That's why we have this event today, also for both people in both countries understand a little bit that architecture is also a bond, a bridge between both peoples. So enjoy our exhibition on architecture. Okay, thank you so much, Ambassador, for talking to DD News and DD India. And here is an ambassador of Portugal who is telling that India and Portugal relations are not only culturally very viable and it is kicking, but also the trade relationship are going on very well. Akhilesh Suman with camera person Naveen in Delhi for DD News and DD India. उत्तराखंड में शुक्रवार को 8वें राष्ट्रीय पोषण अभियान का भव्य समापन होगा। समापन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर मौजूद रहेंगी। इस कार्यक्रम में शिरकत करने से पूर्व राजधानी देहरादून पहुंची केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने दूरदर्शन व आकाशवाणी से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत प्राथमिकता के साथ पुरुषों की भागीदारी को बढ़ाने के साथ ही बच्चों को पोषण की पढ़ाई के साथ ही मोटापे को लेकर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। सावित्री ठाकुर ने कहा कि पिछले 7 वर्षों में इस अभियान के तहत 140 करोड़ से अधिक गतिविधियां आयोजित की गई हैं, जबकि इस बार के पोषण माह में ही 20 करोड़ से ज्यादा कार्यक्रम संपन्न हुए। मंत्री ने कहा कि इस अभियान ने सुपोषित भारत स्वस्थ भारत के संकल्प को और सशक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कि सबसे पहले स्वस्थ माँ होना चाहिए, और जगह जगह कैंपों के माध्यम से महिलाओं को जगह जगह कैंप लगा के बच्चों को उनका स्वास्थ्य परीक्षण हुआ। साथ ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बच्चों के पोषण माह के लिए पोषण आहार हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को उनको जानकारी डिजिटल के माध्यम से हर जगह लोकल फॉर वोकल और पोषण भी पढ़ाई भी लेकर हमने इस बार जो गतिविधियां चलना चाहिए उसमें हमने सबसे पहला प्राथमिकता थोड़ा पुरुषों की भागीदारी बढ़ाई है ताकि पुरुष भी इससे जुड़े। भारत और मिस्र के बीच गुरुवार को पहली बार रणनीतिक संवाद हुआ। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने मिस्र के समकक्ष डॉक्टर बद्र अब्देल अती के साथ इस रणनीतिक संवाद के पहले सत्र की संयुक्त अध्यक्षता की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने रणनीतिक, आर्थिक, रक्षा, समुद्री और आतंकवाद रोधी सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तार से चर्चा की। साथ ही स्टार्टअप, साइबर एवं एआई, अंतरिक्ष और फिनटेक जैसे नए क्षेत्रों में साझेदारी को लेकर भी सकारात्मक बातचीत हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पहलगाम हमले के बाद भारत के प्रति मिस्र के रुख को लेकर उसकी प्रशंसा की। Bilaterally, we have, as I said, noted the deepening of collaboration in different spheres. Our political contacts and coordination have been strong and sustained, including in the multilateral side. Our defense and security exchanges have grown. Trade and investment continues to be promising, and we will discuss how to take them forward. In keeping with our long-standing friendship, it was natural that Egypt assisted us in the evacuation of Indian nationals from the region in June 2025. We thank you very much for all that you did at that time. I would also like to place on record our deep appreciation for the solidarity,
that your government and you personally displayed in the aftermath of the Pahalgam terrorist attack. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनकी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ टेलीफोन पर हुई बातचीत बेहद सार्थक रही। राष्ट्रपति पुतिन ने ट्रंप और अमेरिका को मध्य पूर्व में शांति स्थापित करने की ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई दी। इस सफलता से रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने की वार्ताओं में भी मदद मिलेगी। दोनों नेताओं ने वार्ता में अमेरिका रूस व्यापार पर भी चर्चा की, जो यूक्रेन युद्ध के बाद आगे बढ़ाया जाएगा। बातचीत के अंत में ये सहमति बनी कि अगले सप्ताह दोनों देशों के उच्च स्तरीय सलाहकारों की बैठक होगी। अमेरिका की ओर से इस बैठक का नेतृत्व विदेश मंत्री मार्को रूबियो करेंगे। बैठक का स्थान तय किया जाएगा। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रपति पुतिन हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में मुलाकात करेंगे, ताकि रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने की संभावनाओं पर बातचीत हो सके। राष्ट्रपति ट्रंप कल व्हाइट हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से भी मुलाकात करेंगे और पुतिन के साथ हुई बातचीत सहित कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।